आज का जो विषय है वह बहुत ही प्रासंगिक है कि हम शिक्षा को किन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। शिक्षा से अभिप्राय क्या है, कल की हमारी क्या शिक्षा थी, आज कैसी शिक्षा है और भविष्य की कैसी शिक्षा मानव के लिए होने वाली है। तो इस विषय पर मैं आपका सिर्फ 2 मिनट में लेना चाहता हूं। Education system in India, past, present and future. Education is a source of life and right direction to serve with 4 pillars: access, application, equity and excellence. शिक्षार्थियों के अंतर्निहित क्षमताओं का बड़ा प्रेषण है, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों का तक सहजता के साथ पहुंच ही नहीं हो, बल्कि उसका उपयोग भी दैनिक जीवन में किया जाए, जिससे सभी की भावना का सम्मान करते हुए समानता, सद्भाव के साथ, उत्कृष्टता के साथ समाज में सुनिश्चित कर सकें। शिक्षा कहीं न कहीं मैं की समझ विकसित कर इसे हम में परिवर्तित करता है, जिससे व्यक्ति का जो व्यक्तिगत मूल्य है वह सामाजिक मूल्यों को समाहित करते हुए एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। इसीलिए तो कहा गया है कि इसको साकार करने के लिए गुरु, शिक्षक की आवश्यकता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम शिक्षा काल की बात करें तो प्राचीन इंडिया में हमारे पास जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी कहीं न कहीं इस पर आश्रित थी, जो हमें ज्ञान, त्याग और शक्ति 3 पहलुओं पर शिक्षा को आधार माना गया था, जिसमें ज्ञान क्यों, टू डू राइट कर्म, सही कर्म करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। प्यार, स्नेह, टू लव अनकंडीशनली, हम बिना शर्त के सभी जीवों के साथ शिक्षा के द्वारा स्थापित कर सकें, और हमें शक्ति, टू रिमेन स्टेबल ऑलवेज, अपने अस्थायित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए हमें शिक्षा के द्वारा शक्ति मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल आश्रम की व्यवस्था थी, जहाँ पर सभी शिक्षार्थी बिना किसी भेदभाव के, वे चाहे राजघराने के या आम जन हो, सभी के बच्चे आश्रम में पढ़ते थे, गुरु के सानिध्य में पढ़ते थे, और उन्हें एक समान रूप से अपने डे टू डे लाइफ के समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने आप को जागरूक करते हुए वे उन कौशलों का विकास करते थे, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जब हम वैदिक काल की बात करें तो भारत में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह विश्व स्तर पर प्रमाणिक विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला के संबंध में तो यह कहा जाता है कि भारत अपनी अनोखी संस्कृति के साथ, तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय था
जो 6 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह स्थापित हुआ था, जहां लगभग 64 विषयों का अध्ययन करने के लिए विश्व से शिक्षार्थी आते थे। लगभग 10,000 से ज्यादा शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर आचार्य चाणक्य और पणिनि ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। दुनिया को अर्थशास्त्र और संस्कृत का विस्तृत व्याकरण तक्षशिला विश्वविद्यालय ने दिया था। और यह बौद्ध रूप से ऐसी रामायण के अनुसार यह है कि भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था, इस शहर को। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात अध्ययन केंद्र के रूप में था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में महेंद्र आदित्य सम्राट गुप्त के द्वारा की गई थी। दुनिया की पहली आवासीय विश्वविद्यालय यह थी, जहाँ लगभग 10,000 शिक्षार्थी और 2,000 अध्यापक यहाँ पर थे। इसके बाद बिहार में ही भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें विक्रमशिला की स्थापना 8वीं सदी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ पंडित आशीष दीपांकर शिक्षण करते थे। नालंदा की भांति विक्रमशिला भी विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों में था, जहाँ बौद्ध संस्थान से संबंधित बौद्ध शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके बाद जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो 1793 और 1813 में British started thinking seriously about the education in India, and Lord Macaulay, famous minutes of 1835, paved the way for this. The Wood Dispatch, 1854, this is also known as the Magna Carta for the Indian education, which laid the foundations of the present education system for the first time, a comprehensive scheme which covered the education on various vital points. इसी के साथ हमारे यहाँ शांति निकेतन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया, इसमें प्रकृति से के अनुभवों से सीखने की बात कही गई। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की गई और कहीं न कहीं अनुभवजन्य अधिगम की प्रधानता यहाँ पर दी गई। इसके बाद 1997 में वर्धा एजुकेशन की बात आई, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम कैसे अनुभव के आधार पर जीवन जीने की शैली को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे उसका बढ़ावा कर सकते हैं, उस संबंध में यह बात आई। और उन्होंने हेड, हैंड, हार्ट की बात की, 3H की बात की, जिससे शिक्षार्थियों को जीवन जीने की शैली में अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने की संकल्पना की गई। पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम की बात जब हम लोग करते हैं तो
सबसे पहले 1948 टू 49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में आई बात, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता, और यह अधिक विश्वविद्यालय से संबंधित नामांकन, पढ़ाने के स्टैंडर्ड्स, अनुशासन, स्टडी, रिसर्च, एग्जामिनेशन सिस्टम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन सभी पर केंद्रित हुआ। फिर इसके बाद की बात आई जो 52-53 में आया। The commission made a detailed study of the education system, particularly of secondary education, in respect of aims and objectives of learning and content. The commission gave valuable recommendations in respect of building equipment, educational finance, fees and free sex, girls education, health education and physical education, school libraries, school management, recommendation of school teachers and their service conditions and teacher training. फिर कोठारी कमीशन आया जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात की। इन्होंने 2 वर्ष लिया अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में। 64 में 66 में या 29 जून को 66 आया। The report is comprehensive in nature, dealing with all aspects of education, looking into its problems and giving suggestions for the improvement of education system. The Indian government lays great emphasis to primary education up to the age of 14, referred to elementary education in India. The Indian government has also banned child labor in order to ensure that the children do not enter unsafe working conditions. ये तो ये सब बातें आ गए, लेकिन अभी भी हम चाइल्ड लेबर को पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए। अभी भी ये समस्या है। हमने प्राइमरी एजुकेशन को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी की बात की, लेकिन उतनी सफलता हमें नहीं मिली। और इसी क्रम में मिड डे मील स्कीम जो भारत में लागू किया गया, यह शिक्षार्थियों के नामांकन को बढ़ाने के साथ साथ वे विद्यालय में रहें, उनके विद्यालय में रुकाव को और विद्यालय के प्रति झुकाव को कहीं न कहीं बढ़ाने के लिए किया गया, जिससे जब वे विद्यालय में रुकेंगे, विद्यालय में ठहराव होगा, तभी उन्हें अधिगम सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह मिड डे मील स्कीम के तहत शिक्षार्थियों का इनरोलमेंट रेट बढ़ा, उनकी उपस्थिति बढ़ी, और सबसे बड़ी बात जो इसमें आई कि बच्चों को समाजीकरण, सभी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, सभी बच्चे कास्ट, क्रीड से इंडिपेंडेंट होकर वे एक पंक्ति में बैठकर जब एक साथ खाते हैं तो कहीं न कहीं वह समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों को वे आत्मसात करते हैं, और तब वे अपने आप को कुपोषण से मुक्त करते हुए, क्योंकि सबों को एक ही तरह का पोषण युक्त जो विद्यालय में आहार दिया गया, जिससे कुपोषण को दूर करते हुए अधिगम सुनिश्चित करने की दिशा में सभी शिक्षार्थियों की सहभागिता, और तब इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसके यह उद्देश्य था कि सब पढ़ें। और फिर इसी के क्रम में राइट टू एजुकेशन की भी बात हम लोगों ने की, और राइट टू एजुकेशन में सभी को समान अवसर मिले। तो जो अच्छे प्राइवेट स्कूल थे, जहाँ पर अभिभावकों का रुझान अधिक था, वहाँ पर क्रीमी लेयर के बच्चों के नामांकन के लिए
25% आरक्षित सीट किया गया, जहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई। फिर इसके बाद नेशनल एजुकेशन ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आया, जिसमें शिक्षार्थियों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने की बात आई, चाहे वह डबल क्यों नहीं हो। उसके लिए एक जो हम लोग उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे उसमें भी बदलाव आया कि वह दिव्यांग हैं, और दिव्यांगजनों के लिए डिफरेंटली एबल्ड विशेष तरीके से वे समर्थित बच्चों को विद्या के मूल धाराओं में शामिल करने की बात आई। लेकिन 1986 जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन आया, 6 साल के बाद आचार्य राममूर्ति के चेयरमैनशिप में इसके लिए कार्यान्वयन योजना बनी, और इस कार्यान्वयन योजना बनने के बाद 1990 के बाद हमने 2005 आकर के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया इस पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में। तो काफी जो डॉक्यूमेंटेशन आया वह सब एक साथ नहीं हो पाया, और एक धीरे धीरे हम जो विश्व स्तर पर जो प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारत विश्व गुरु माना जाता था, और उसके उस ऊंचाई से धीरे धीरे जो अवमूल्यन हुआ, उसके पीछे ब्रिटिश रूलर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसको समाप्त करने में तो धीरे धीरे मेघालय अब हम लोग नहीं चाहते मेघालय को दोष देना कि आज़ादी मिले हुए हम लोगों को लगभग 7.5 दशक हो गए, तो अब हम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं किसी दोष नहीं देता, लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है समझ कि आयु सापेक्ष एवं वर्ग सापेक्ष दक्षता जो शिक्षार्थियों में होनी चाहिए वह हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जो एक न्यूनतम अधिगम स्तर कक्षा विशेष के लिए जो दक्षता सुनिश्चित की गई है, उस दक्षता को हम लोग ठीक से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सभी चुनौतियों को देखने के लिए जो हम लोग का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में बदलाव की संकल्पना की गई। अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में क्या है, अभी हमारे यहाँ 1 वर्ष का प्री प्राइमरी एजुकेशन है, वैसे 10+2+3 हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि 29 जुलाई 2020 के बाद यह 5+3+3+4 में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि यह जो प्राइमरी को कक्षा 1 से कक्षा 5, मिडिल को 6 से 8 और 1 to 8 को एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में कक्षा 9 और 10, और सीनियर सेकेंडरी में कक्षा 11 और 12, और फिर 3 साल का फिर हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का। तो यह जो सिस्टम, जो कॉमन सिस्टम, जो स्ट्रक्चर आया, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बाद यह आया, इम्प्लीमेंट हुआ। जो जिस तरह की अपेक्षा, जिस तरह के लर्निंग आउटकम्स की अपेक्षा हम लोगों ने की, उस तरह का हमें सफलता नहीं मिली। फिर पुनः जो हायर एजुकेशन की बात हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, एम्स, IIM, इस तरह के जो है, तो यह विश्व स्तरीय संस्थान हमारे यहाँ है। और जैसा कि हमने कहा कि जो अनुभवजन्य और वोकेशनल एजुकेशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राथमिकता दी गई, तो उसके तहत कंप्यूटर लिटरेसी की बात आई। हमको अपने जो हैंडीक्राफ्ट है उसको, फिर निफ्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी, इन सब के भी संस्थान, और वोकेशनल एजुकेशन के तहत ITI है, पॉलिटेक्निक्स हैं,
इन सबों का उपयोग होने लगा, इन सबों की भूमिका हुई, लेकिन जिस स्तर पर अपेक्षा की गई थी उस स्तर पर हम अपने आप को सफल नहीं हुए। तो अब 21st सेंचुरी की बात जब हम लोग करें तो 21st सेंचुरी का जो सबसे पहली शिक्षा नीति है वह 29 जुलाई 2020 को लाई गई, जो कहीं न कहीं अब हम लोगों को इसमें इसकी प्रधानता की गई है कि एजुकेशन के फेज को, जो हम सबसे पहले क्या हो रहा था कि हम ट्रांसमिट करते थे। शिक्षक प्रारंभिक में, प्राचीन काल में शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा नॉलेज का ट्रांसमिट किया जाता, स्थानांतरण किया जाता, एक दूसरे तक वह सिर्फ नॉलेज का ट्रांसफर होता था, और उसके आधार पर वे अपने अनुभव के आधार पर उपदेश देते थे, और उपदेश से वे शोध या शिक्षार्थी आत्मसात करते थे। अब वह जब बना तो अब बीच में हम लोगों का ट्रांजैक्शन क्या हो, संप्रेषण की बात हुई, संप्रेषणशीलता की बात हुई, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात हुई। अब कहीं ना कहीं भविष्य की बात हो रही है तो वह ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, स्थानांतरण, एक रूप बदलने की बात हो रही है, और उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत बड़ा एक योगदान है, और लर्निंग बाय डूइंग की प्राथमिकता उसमें दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो यह है न्यू जो पैराडाइम शिफ्ट है, पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग खेल से ज्यादा सीखने में, उससे ज्यादा नौकरी की तलाश में हम लोग समय देते थे, और नौकरी करने के बाद रिटायर करते थे और समझते थे कि हम लोग का जीवन अब समाप्त हुआ, फिर यह रोटेशन चलता था। अब यह पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। यह शिफ्ट क्या हो रहा है कि हमारे लिए खेलना, सीखना और नौकरी, वह तीनों इक्वल इम्पोर्टेंस का है। हम खेल में भी अपनी रुचि के अनुसार खेल में भी आगे बढ़ सकते हैं, अधिगम को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और जॉब जरूरी नहीं है कि हम, यह अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हो रही है, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा, एजुकेशन इज ओम टू टॉम। तो जब ओम टू टॉम की बात कर रहे हैं, गर्भ से समाधि तक यह जीवन पर्यंत चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का बहुत बड़ा योगदान है। हम शिक्षार्थियों में रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता के गुणों को समावेशित करते हुए उनको जीवन जीने के लिए कौशलों को हम विकसित करना चाहते हैं। तो जब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होगी तो कहीं ना कहीं हमें 5R पर अपने आप को 5R पर हम लोग को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होगी, जिसमें फर्स्ट R है रिटेन, मेक एंड, मतलब जो हम कंसेप्ट, जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसको रिटेन करना है। देन रीयूज, और उस अनुभव को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर फिर से उसको रिटेन करना है। तो प्रयोग कर जो हमारे सामने में कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। फिर यदि कठिनाइयां आती हैं, देन वी रिवाइज इट। रिवाइज में क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं उसको एडॉप्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, या उसको इम्प्रूव कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और तब फोर्थ स्टेज है रीमिक्स, रिटेन, रीयूज, रिवाइज को फिर अब हम लोग रिमिक्स करेंगे। वी कैन रिमिक्स द concept of 2 or 3 concepts, experiences, so that we can develop our hello, and lastly we have to redistribute. यह जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग शेयर करेंगे और फिर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
अब यह जब हम इस तरह की बात करेंगे तो कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिए यह एक ब्रेन है, ब्रेन के लेवल पर यह है, और अब न्यू में वह ब्रेन का ज्यादा उपयोग होगा। ब्रेन के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे को संवर्धित करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेन का ज्यादा यूज होना है। हमें जरूरी नहीं है कि हमें शिक्षक हम कहीं से भी, क्योंकि अब भले ही डिस्टेंस भागलपुर सर कृपया संक्षेप करना चाहेंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग का फ्यूचर है, जो सस्टेनेबल गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो फिक्स किया गया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जिसमें 17 गोल्स को आइडेंटिफाई किए गए। 17 गोल्स में था नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्विटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमें 21st सेंचुरी के और जो डिजिटल पेडागोजी है उसको हम लोग संवर्धित करते हुए आगे शिक्षा की बात हम लोग करेंगे। और डिजिटल इनिशिएटिव जो द्वारा किया जा रहा है संबंध में हम लोग बैंकों एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, जो ऑनलाइन के माध्यम से लर्निंग मैनेजमेंट को वह डेवलप करते हुए शिक्षार्थियों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो कि असेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन के लिए हैं, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सबों को डेवलप करते हुए शिक्षार्थियों तक ले जाएगा। आप सबों का बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया और आपने मुझे